बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा केस का तहरीरी फैसला तो जारी कर दिया गया, लेकिन आप नाज़रीन ने यह देखा होगा कि यह फैसला जारी होने के बाद जिस अंदाज से मुख्तलिफ टीवी चैनल की जानिब से इस फैसले के हवाले से मिस रिपोर्टिंग की गई, गलत रिपोर्टिंग की गई और यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से हुकूमत पर लगाए गए जासूसी और बदनीयती के इल्ज़ामात को एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी जासूसी का इल्ज़ाम हो या बदनीयती का इल्ज़ाम हो, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि मुख्तलिफ टीवी चैनल की जानिब से आज के इस फैसले को इस गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है? एक तो इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से आज जो एक इख्तलाफी नोट लिखा गया इस फैसले के साथ, वो उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और जो जस्टिस फैसल अरब की जानिब से इस फैसले के साथ जो इजाफी नोट लिखा गया है, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट है और जस्टिस फैसल अरब का इजाफी नोट है, उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जब 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था, उस फैसले के रोज तो 10 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया था कि जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भिजवाया गया है, यह नाकाबिल समात है, इसे खारिज किया जाता है। लेकिन 7 जजेस ने यह फैसला दिया कि लंदन प्रॉपर्टीज की खरीदारी के मामले पर फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, लिहाजा यह मामला FBI को भिजवाया जाता है। जस्टिस याह्या अफरीदी उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने 7 जजेस के साथ इस फैसले से इख्तलाफ किया था, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी वो वाहिद जज हैं 10 जजेस में से जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा की उस दरखास्त को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फाइसा ने दायर की थी, उसे रिजेक्ट किया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी अपने फैसले में यह कहते हैं कि अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का हलफ उठाता है तो हलफ उठाने वाला वो जज अपने हकूक और फ्राइज दोनों का पाबंद होता है। सरकारी अफसरान आइन के आर्टिकल 184(3) जो कि सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो का अख्तियार है, इस अख्तियार के तहत अदालत से रजू नहीं कर सकते। जस्टिस याह्या अफरीदी ये कह रहे हैं कि चूंकि जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा रखा है, तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ वो दरखास्त दायर करने के मजाज नहीं थे। आगे चल के जस्टिस याह्या अफरीदी ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है और जिस हलफ की पासदारी की कसम खाई थी जस्टिस काजी फाइसा ने, सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर करके जस्टिस काजी फाइसा ने अपने हलफ को तोड़ा है। आगे चल के जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनका नोट 200 पेज से शुरू होता है और 224 पेज पे खत्म होता है, इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने किसी कंडीशन के बगैर जो समरी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सदारती रेफरेंस के हवाले से भिजवाई गई थी, उसे किसी कंडीशन के बगैर एक्सेप्ट किया, मंजूर किया और सदर मुमलिकत ने उस समरी को मंजूर करते हुए जो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करना था, सदर मुमलिकत ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ये कहते हैं कि सदारती रेफरेंस जो सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया जाता है, उसमें फराहम की गई जो मालूमात होती हैं वो इंतहाई अहम होती हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसी मालूमात की बुनियाद के ऊपर जिस जज के खिलाफ जो रेफरेंस आता है उसका फैसला करना होता है। जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 मुख्तलिफ तरीकों से रेफरेंस दायर हो सकता है। एक तो कोई आम शहरी रेफरेंस दायर कर सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद भी किसी मामले का सो मोटो नोटिस ले सकती है, और तीसरा तरीका यह है कि सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। इख्तलाफी नोट में ये लिखा गया है कि क्योंकि सदर मुमलिकत एक रियासत पाकिस्तान का बहुत बड़ा मनसब है, ओहदा है, तो लिहाजा बड़े हाई पेडेस्टल पे होते हुए सदर मुमलिकत को ये रेफरेंस भिजवाते हुए खुद इस बात का मुकम्मल तौर पर जायजा लेना चाहिए कि ये जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो रेफर करने जा रहे हैं, क्या इसमें मिसकंडक्ट का मामला बनता है, क्या इस रेफरेंस के साथ जो मवाद लगाया गया है, जो एविडेंस इकट्ठी की गई है, वो इस काबिल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के मिसकंडक्ट के हवाले से फैसला कर सके। आगे चल के जस्टिस याह्या अफरीदी अपने इख्तलाफी नोट में यह भी कहते हैं कि मिस्टर डोगर के हवाले से भी जस्टिस काजी फाइसा ने बहुत सारे शकूक व शुबहात का इजहार किया, मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए कि ये एजेंसियों के बंदे थे, एजेंसियों की जानिब से इसे खड़ा किया गया, लेकिन ये तमाम जो इल्जामात लगाए गए जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से, ये उस वक्त जाकर गैर मुतलका हो जाते हैं जब जस्टिस काजी फाइसा ने इन प्रॉपर्टीज की मलकियत के हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो एक्सेप्ट कर ली इन प्रॉपर्टीज की मलकियत को। आगे चल के कहते हैं क्योंकि तमाम टीवी चैनल पर यह चलता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये जस्टिस याह्या अफरीदी ने
یہ بات ثابت کرتی ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی فیملی کی جاسوسی کی گئی ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے میں کسی جگہ بھی یہ بات نہیں لکھی کہ جاسوسی کا الزام حکومت پر ثابت ہوتا ہے، اور جسٹس امرتا بندیال کے فیصلے میں بھی جاسوسی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جاسوسی کے الزام کو مانا نہیں گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ کسی کی جاسوسی چاہے کسی جج کی ہو یا عام شہری کو ہو، اسے ایک ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے ہر شخص کو اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے قانون کے بغیر عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے کی کوئی بھی اگر کوشش کی جائے گی تو یہ آئین کو سب ورٹ کرنے کی، آئین کی پامالی کی کوشش ہوگی، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا جاسوسی کی گئی؟ اس حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جاسوسی کے الزام کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آگے چل کے جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کہتے ہیں کہ وزیر قانون نے ٹیکس ریکارڈ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کی، اور ایف بی آر کی جانب سے ان غیر قانونی ڈائریکشن پر کمپلائی کیا گیا، ان پر عمل درآمد کیا گیا، اور یہی ڈائریکشن جو ہے وہ شہزاد اکبر کی جانب سے بھی کی گئی، اور جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے خفیہ معلومات ایف بی آر سے حاصل کی گئی۔ اپنے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ معلومات حاصل کر کے جو حاصل کی گئی ہیں جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے، اس پر وزیر قانون، شہزاد اکبر اور ایف بی آر کے جو متعلقہ لوگ ہیں، جو سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جسٹس فیصل عرب کی جانب سے جو اضافی نوٹ لکھا گیا ہے۔ 177 پیج سے 177 پیج سے شروع ہوتا ہے اور 199 پیج جسٹس جا کر جسٹس فیصل عرب کا یہ جو اضافی نوٹ ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس انکم ٹیکس کی ریکوری کے لیے دائر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کارروائی تو انکم ٹیکس کی ریکوری کی جو کارروائی ہے وہ ایف بی آر کا کرنے کا اختیار ہے، لیکن یہ جو صدارتی ریفرنس حکومت کی جانب سے دائر کیا گیا، اس میں آئین کا آرٹیکل جو 209 ہے اس کی جورسڈکشن کو صدر مملکت کی جانب سے انووک کیا گیا، اور اس لیے یہ ریفرنس دائر کیا گیا کہ جو فورن پراپرٹی سامنے آئی ہیں جسٹس قاضی فائزہ کی فیملی کے حوالے سے، اس کے جو سورس ہیں اس کا پتہ چلا جا سکے کہ کیا یہ جو لندن کے فلیٹ خریدے گئے ہیں ان کی اپنی آمدنی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے۔ جسٹس فیصل عرب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر یا اس کی اہلیہ کے پاس غیر ملکی اثاثے ہوں جو ڈکلیئر نہ کیے گئے ہوں، اور اس پر اگر سوال پوچھا جائے تو پھر اس کے اوپر اس سوال کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وضاحت مانگی جائے ان انڈکلیئر اثاثوں کے حوالے سے تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ آگے چل کے یہ کہتے ہیں جسٹس فیصل عرب اپنے اضافی نوٹ میں کہ اگر اس انڈکلیئر اثاثوں کے حوالے سے چاہے وہ پاکستان میں اثاثے ہوں چاہے وہ پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہوں، اگر جواب نہیں آئے گا تو اس سے جو جج کی جو ساکھ ہوگی، جو ایمانداری ہوگی، اس پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور اس کی وضاحت آنی چاہیے، اور احتساب کے عمل میں کسی قسم کی پرائیویسی کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کوئی جج ہی کیوں نہ ہو۔ آگے چل کے جسٹس فیصل عرب اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ چونکہ بیوی میرے زیر کفالت نہیں ہے، بیوی کے اپنے انڈیپینڈنٹ سورس آف انکم ہے، تو لہٰذا ان کے اثاثوں کے حوالے سے میں جواب نہیں دے سکتا۔ اگر اس بات کو کرائیٹیریا بنا لیا جائے تو پھر ہر پبلک آفس ہولڈر یہی دلیل لے کر اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آگے چل کے جسٹس فیصل عرب اپنے فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہلیہ کو سپورٹ کرنا خامند کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اگر خامند اپنی اہلیہ کی جو اسے سہولیات فراہم کرنا اس کی بیسک ذمہ داری ہے، اس سہولیات کو فراہم کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر بیوی کو اپنے خامند سے طلاق حاصل کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے جسٹس فیصل عرب یہ کہتے ہیں کہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو تمام سہولیات فراہم کریں، قطع نظر اس کے کہ اس کی بیوی کی اپنے کوئی سورس آف انکم ہے، اپنے کوئی آمدن کے ذرائع ہیں یا نہیں۔ آگے چل کے افتخار چودھری کے فیصلے کے حوالے سے بات کی گئی کہ افتخار چودھری کیس میں سابق چیف جسٹس کے مقدمے میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے پر نہیں ہوتا، اور جو ریفرنس کالعدم قرار دیا گیا اس پر جسٹس فیصل عرب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ ناقابل سماعت تھا، لیکن ناقابل سماعت ہونے کے باوجود ہم اس معاملے کو اس طرح سے ریپ اپ نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا کنسیڈر ویو ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، لہٰذا اس لیے ہم اس معاملے کو ایف بی آر کے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ لندن کی پراپرٹیز کے حوالے سے فردر جو بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے وہ کی جا سکے، اور لندن جائیدادوں کی خریداری کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ بھی سامنے آ سکے۔
तो ये तो नाजरीन इजाफी और इख्तलाफी नोट जो जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से लिखे गए उसकी तफसीलात आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा केस के तफसीली फैसले के हवाले से मिस रिपोर्टिंग किस तरह से हुई। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह का फैसला अगर तो अदालत में अनाउंस कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि अदालत के फैसला जारी होने के बाद फौरी तौर पर वो फैसला भी आप लोगों को फराहम कर दिया जाता है। लेकिन जब अनाउंसमेंट कोर्ट में होती है तो तमाम रिपोर्टर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फैसला अदालत में सुन के बाहर जाकर अपने टीवी चैनल को रिपोर्ट कर दें। लेकिन जब ये फैसला इस तरह से अगर शॉर्ट ऑर्डर दे दिया जाता है, बाद में तफसीली फैसला जारी किया जाता है, तो एक दौड़ लग जाती है रिपोर्टरों के दरमियान कि कौन ये खबर जो है अपनी टीवी चैनल पर रिपोर्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर मैंने अपने 92 चैनल पर सबसे पहले रिपोर्ट किया। मुझे मेरे चैनल की जानिब से इस खबर को ब्रेक करने पर अप्रिशिएट भी किया गया। मेरे जो डायरेक्टर न्यूज़ साहब हैं उनकी जानिब से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा हसनैन साहब उनका नाम है। लेकिन ये मिस रिपोर्टिंग इस तरह से हुई चूँकि ये फैसला 224 सफ़हात पर मुश्तमिल था। सबसे पहले हमारी ये आदत होती है कि जब हमारे पास फैसला हाथ में आता है तो हम उसके जो आखिरी पेजेस होते हैं वो पढ़ के जो है वो अपने टिकर लिखवा देते हैं, अपनी खबर लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि जो असल फैसला था वो 173 सफ़हात पर मुश्तमिल था और 173 सफ़हात के बाद अगला जो पेज था वो जस्टिस फैसल अरब का इजाफी नोट था और उसके बाद 200 पेज पर जाकर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट था वो शुरू हो जाता था। तो जिन लोगों ने वही तरीका अपनाया कि आखिरी जो दो तीन पेज थे उसे पलटने के बाद जो खबर बनती थी वो अपने टीवी चैनल को लिखवा दी, तो इस वजह से वो हमारे कुछ रिपोर्टर साथी मार खा गए कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट को आज का फैसला समझते रहे। लेकिन अल्लाह भला करे, मेरे एक सोर्स का उसने मुझे जब फ़ोन करके फैसला जारी होने से 10 मिनट पहले मुझे आगाह कर दिया कि इमरान साहब जो है अलर्ट हो जाएं, फैसला जो है वो 10 मिनट में जारी होने वाला है। और उसने मुझे ये भी बता दिया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला है वो 173 पेज पर मुश्तमिल है और 173 पेज के बाद हमने 3 से 4 सफ़हात का एक इंडेक्स भी दे दिया है जिसमें मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उसकी एक कैटेगरी बना दी है और कौन सी कैटेगरी का जो इशू है किस पैराग्राफ में हमने बयान किया, ये तमाम हमने वजाहतें उसमें कर दी हैं। तो मेरे लिए आसानी इस तरह से बन गई कि मुझसे आज भंड नहीं लगा, मैं भंड नहीं कर सका। अगर मैं भी दूसरे रिपोर्टर्स की तरह करता और मुझे चीज़ें मालूम ना होती तो शायद मैं भी उनकी तरह गैर इरादी तौर पर ये गलती कर जाता। लेकिन चूंकि बाकी रिपोर्टर को इस बात का इल्म नहीं था तो इस तरह उनसे ये गैर इरादी तौर पर गलती हुई। लेकिन कुछ और गलतियाँ हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल के हेड ऑफिस से भी हुई हैं, क्योंकि जब ये फैसला जारी हुआ, इसकी खबर लिखवाई गई तो बहुत सारे रिपोर्टर ने उसे रिपोर्ट किया। जैसे ही रिपोर्ट किया गया टीवी चैनल की जानिब से उन्हें फ़ोन कॉल पर बीपर पर ले लिया गया और उसके बाद कुछ इनिशियल टिकर जो है वो हेड ऑफिस की जानिब से भी बनाए गए और वो भी इस चीज़ को नहीं समझते थे, टेक्निकलिटी को नहीं समझते थे। उन्होंने भी फैसले के जो आखिरी पेजेस थे उसे पलटा और वहाँ से जो उन्हें समझ आया उन्होंने उसकी खबर बनाकर अपनी टीवी चैनल पर चला दी और फिर यही चीज़ें चलती रहीं कि जासूसी का इल्ज़ाम भी एक्सेप्ट कर लिया गया, बदनीयती का इल्ज़ाम भी एक्सेप्ट कर लिया गया। क्योंकि ये अदालत की जो रिपोर्टिंग होती है ये बड़ी टेक्निकल भी होती है, बड़ी मुश्किल भी होती है और जो रिपोर्टर इस सारी चीज़ को समझते हैं वो हर वक्त जो है इस तरह के फैसले को रिपोर्ट करने के हवाले से इंतहाई मोहतात रवैया अपनाते हैं। चाहे मुझे मेरे सोर्स की जानिब से नहीं भी बताया जाता, लेकिन मुझे इतना इल्म था कि जब ये फैसला जारी होगा इसके साथ जजेस के एडिशनल नोट्स भी होंगे, तो लिहाजा हमें एहतियात करनी होगी। लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर जो हैं इस रिपोर्टिंग के हवाले से, आज के फैसले के हवाले से मार खा गए गैर इरादी तौर पर, तो उनकी जानिब से मैं आप नाज़रीन से माजरत करता हूँ। अगली वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।